सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे आपसे केमिकल स्पीशीज़ के टॉपिक पर और भरपूर अंदाज में जानने की कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक में क्या तफसीलात जो हैं वो बयान की गई हैं, कौन से बोर्ड के अहम सवाल हैं, कौन से MCQs हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको बोर्ड में एग्जाम्स में आ सकते हैं। सो चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। वेलकम टू GS Academy यूट्यूब। अगर हम बात करें आपसे केमिकल स्पीशीज की, तो सबसे पहले तो ये लफ्ज आपको समझ में आना चाहिए कि केमिकल स्पीशीज क्या होता है। केमिकल किसी भी कंपाउंड को आप कह सकते हैं, किसी भी कंपाउंड को, ठीक है। कोई भी दुनिया में कंपाउंड एग्जिस्ट करता है उसको आप केमिकल कह सकते हैं। या फिर स्टूडेंट्स आप किसी भी एटम को जो है वो केमिकल कह सकते हैं। दुनिया में आपको पता है कि इस दुनिया को 92 एटम्स ने बनाया है और कुछ हमने मजीद बना ली हैं लेबोरेटरीज के अंदर, और टोटल 118 एलिमेंट्स हो गए हैं। तो वट एवर यू कैन से कि जो एटम से बनने वाली कुछ स्पीशीज हैं जिन्हें हम आयंस कहते हैं, इनको भी आप जो है स्पीशीज केमिकल्स कह सकते हैं। स्पीशीज का लफ्ज बेसिकली ज़्यादातर आपने बायोलॉजी में सुना होगा, हयातियात में। स्पीशीज का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो एग्जिस्ट करती है, अपना एक अलग किरदार अदा करती है। जैसे कि इंसान, चिड़िया, परिंदे, ये भी स्पीशीज कहलाते हैं। और इसी तरह से छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल पे भी कुछ स्पीशीज होती हैं जो कि आप उनको स्पीशीज का दर्जा दे सकते हैं, बिकॉज उनका भी एक अलग किरदार है। वो भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि कायनात में भी। जैसे लेट्स से दैट हमारे पास ये एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, इसका नाम हाइड्रोजन गैस है, और ये जो मॉलिक्यूल है ये पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। सितारे हाइड्रोजन के बने हुए हैं और ये भी एक स्पीशी है, क्योंकि इसका एक प्रॉपरली किरदार है। ये एक ईंधन है इस कायनात का। इस कायनात में जितनी भी आपको रोशनी बिखरती हुई नजर आ रही है वो इसके एनर्जी के रिलीज करने से पॉसिबल हो पाता है। आपका सूरज जो कि बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू योर अर्थ, जमीन के, ये इसके अंदर जो ईंधन चल रहा है वो भी हाइड्रोजन और हीलियम पे जो है वो मुनहसर करता है। तो आप कह लें कि जो केमिकल स्पीशीज हैं ये तो बहुत सी हैं, लेकिन आपके सिलेबस के लिहाज से हम पढ़ेंगे। बहरहाल अगर मैं आपसे बात करूं कि केमिकल कंपाउंड्स कितने हैं, तो ये भी इतने ज्यादा हैं कि आप इनको इमेजिन नहीं कर सकते। सो दे आर सो बिग नंबर्स, और ये बहुत ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आपसे केमिकल स्पीशीज की जो कि आपके सिलेबस में मौजूद है, उसमें हम आयंस का जिक्र करेंगे। यानी एटम्स में से जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स का बिगाड़ पैदा होता है, यानी आप कह लें कि जो एटम है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं या एटम में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो फिर ये आयंस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। साइंसदानों का ये भरपूर मानना है कि सूरज में बहुत से आयोनिक स्टेट्स मौजूद हैं, यानी एटम अपनी ओरिजिनल हालत में एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि आयंस की शक्ल में एग्जिस्ट करता है। तो आयंस दो किस्म के होते हैं। यहाँ पे आप इसे कह लो कि ये कैटायंस पॉजिटिव होते हैं और एनायंस नेगेटिव होते हैं। तो लिहाजा जो कैथोड चूंकि मोस्टली नेगेटिव होता है और एनोड मोस्टली पॉजिटिव होता है, तो इनकी तरफ मूव करने वाले जो आयंस हैं वो रिस्पेक्टिवली, जिस तरह यहाँ कैट से लफ्ज ले लिया गया कैटायंस कैथोड से, और एनोड से जो है एन लफ्ज ले लिया गया, ये भी आयंस हैं, तो ये एनायंस कहलाते हैं। फिर केमिकल स्पीशीज में हम मॉलिक्यूलर आयंस की बात भी करेंगे, यानी मॉलिक्यूल जो है वो भी एक स्पीशी है, लेकिन नो डाउट, लेकिन मॉलिक्यूलर आयंस भी एक स्पीशी हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे बनते हैं और इनकी क्या तफसील है, इसके बारे में जिक्र करेंगे। इसके अलावा फ्री रेडिकल्स के ऊपर बात करेंगे। ये बड़े छोटे वक्त के पैमाने पर बनने वाले रेडिकल्स हैं और ये रोशनी की मदद से बनते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की मदद से बनते हैं। इनके कॉन्सेप्ट्स को भी आउट करेंगे आज के टॉपिक में। तो लिहाजा सबसे पहले हम केमिकल स्पीशीज में एनायंस के ऊपर बात कर लेते हैं, स्पेसिफिकली कैटायंस और एनायंस के ऊपर, ताकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आपसे केमिकल स्पीशीज में आयंस की, तो आयंस जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं और इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। इसमें मैंने दो आपको इसकी फिलहाल एग्जांपल्स बताई हैं। इवन आयंस में तो मॉलिक्यूलर आयंस भी आते हैं और फ्री रेडिकल्स भी आते हैं, तो आप उनको भी आयंस कह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन वी हैव अ वेरी ट्रू नेम्स फॉर द आयंस। अगर आप सच्चे लफ्ज़ों की तरफ जाएं तो कैटायंस और एनायंस ही ट्रूली आयंस होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, और जो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हों, बहुत ज़्यादा रहते हों, उन्हें अबंडेंट कहते हैं। तो ये लफ्ज़ आपने अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लेना है माइंड की, कि अबंडेंट बहुत ज़्यादा। तो ये ज़्यादातर यही पाए जाते हैं। अब एटम्स, ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम्स जो कि अपने अंदर चार्ज पैदा करते हैं पॉजिटिव, उन्हें हम कैटायंस कहते हैं। ये करते कैसे हैं? लेट्स से दैट हमारे पास अगर एक एटम है और एटम का ये हमारे पास कुछ शेल्स हैं, तो सबसे बाहर वाले शेल को हम कहते हैं आउटर शेल। अब होता यह है कि आउटर शेल में से या तो इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाएगा, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन को हासिल किया जाएगा, या आउटर शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाएगा। याद रखिएगा, लेट्स से दैट कि हम कोई एग्जांपल्स आपकी बुक वाली ही ले लेते हैं। अगर हमारे पास लेट्स से दैट कि हाइड्रोजन है, सोडियम है और कैल्शियम है, हाइड्रोजन, सोडियम, कैल्शियम, और ये क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। लेट्स से दैट ये आपको नजर आ रहा है कि कैसे इक्वेशन में बना रहा हूं, इसमें सबको पॉजिटिवली चार्ज कर रहा हूं। कैल्शियम आपको याद होगा पीछे वीडियोस में जो कि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बनाई या ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पे बनाई, तो मैंने जब आयंस की बातें की होंगी तो मैंने हमेशा उन पे चार्ज आपको बताए होंगे, और स्पेसिफिकली मेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वीडियो के अंदर जरूर आप उसको स्टडी करें, जाकर उसको देखें पूरी वीडियो को। मैंने भरपूर अंदाज में आपको समझाया है कंपाउंड्स के बारे में, तो स्पेसिफिकली रेडिकल्स के बारे में भी। अच्छा, एक क्वेश्चन और ये भी है कि जो आयंस हैं और रेडिकल है, ये दो लफ्ज हैं, आखिर इनमें क्या फर्क होता है? ये मुझे आप कमेंट करके अभी बताएं कि इन दोनों लफ्जों में आखिर क्यों डिफरेंस है, हम आयंस और रेडिकल्स का लफ्ज क्यों इस्तेमाल करते हैं। वैसे मैंने रेडिकल पिछली वीडियो में बताया आपको, और इस वीडियो में केमिकल स्पीशीज में मैं आपको आयंस के ऊपर बात कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है तो आपने हेड की तरफ लिखना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ये लूज हो रहा है, ठीक है। यहां पर आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास कुछ एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्स आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एलिमेंट्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, और कोई एटम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये एक चार्ज वाला आयन कहलाएगा, जिसे हम कैटायन कहेंगे। और सोडियम भी हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो मुख्तलिफ एटम्स मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में, जब मैं आपको ग्रुप्स बताऊंगा, या किसी भी एटम की ये सलाहियत होती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। स्पेसिफिकली कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, कोई दो, कोई तीन, कोई चार, कोई 5, 6, 7, 8, इट डिपेंड्स कि कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। लेकिन इस बात में मैं किसी डाउट में नहीं हूं कि हाइड्रोजन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और इसी तरह से सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो यहाँ मुझे 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसलिए चार्ज के ऊपर 2 है। तो ये आपके पास इक्वेशन है, और यू कैन से कि जो कैटायंस हैं वो एटम हैं, या ग्रुप ऑफ एटम्स भी यहाँ आप कह सकते हैं कैटायंस को। जैसे लेट्स से दैट कि पॉजिटिवली हमारे पास चार्ज जो हैं कुछ ऐसे कैटायंस होते हैं। लेट्स से दैट हमारे पास हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज कैटायन है। इसी तरह से हमारे पास आपने पीछे रेडिकल्स में पढ़ा होगा अमोनियम है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज कैटायन है, और इसके ऊपर भी जो है पॉजिटिव चार्ज है। सो ये पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस हो गए। तो ग्रुप ऑफ एटम्स की भी बात कर दी मैंने आपसे, और एटम्स की भी बात कर दी। अब एनायंस की अगर हम बात करें, तो एनायंस में भी एटम्स होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। याद रखिएगा, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज उस वक्त आता है जब आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जब लूज कर देते हैं तो यू जस्ट से लाइक दिस, और इलेक्ट्रॉन जब गेन करते हैं तो आप समझ लें कि ये आउटर शेल है, दिस इज कॉल्ड द आउटर शेल। इसको आप वेलेंस शेल भी कह सकते हैं, वेलेंस शेल, आउटर शेल भी कह सकते हैं। और सही, अब इसमें हम एग्जांपल्स आपकी बुक वाली ही ले लेते हैं। क्लोरीन एंड ऑक्सीजन को नॉमिनेट किया गया है, तो क्लोरीन और ऑक्सीजन। अब जब आपने इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, बेसिकली नेगेटिव चार्ज क्रिएट करना है, तो इलेक्ट्रॉन्स को हमने गेन करना है। तो गेन करने के लिए हम टेल के साथ इलेक्ट्रॉन्स को बनाएंगे। क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे और यहाँ पे क्या फ़र्क है। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन हेड के साथ बनाए, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन जो है वो टेल के साथ बनाए हैं। तो यहाँ से साबित हुआ
कि ये गेन हो रहे हैं, और यहाँ से क्या साबित हुआ कि ये लूज हो रहे हैं। हमेशा जब भी हेड के साथ इलेक्ट्रॉन बनाएंगे तो ये लूज किए जा रहे हैं, और जब भी टेल के साथ इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे तो ये गेन किए जा रहे हैं। और गेन करने का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज, इस पर -1 लगेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इस पर लगेगा 2 नेगेटिव। तो इस तरीके से हमें क्या समझ में आती है बात कि हमेशा जो एटम्स होते हैं वो समटाइम्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, समटाइम लूज करते हैं, और जब भी ये काम होता है तो एटम्स नहीं रहते, वो आयंस बन जाते हैं। जैसे लेट्स से दैट आपके पास पैसे हैं या आपके पास पैसे नहीं है, जब आप पैसे हासिल करेंगे तो यू विल बी समथिंग लाइक फीलिंग गुड, तो यू आर बीइंग चार्ज्ड। और या फिर आप समहाउ पैसे लूज कर देते हैं और आपको वापस पैसे चाहिए डेफिनेटली, तो आप पैसे लूज भी कर दें तब भी आपके ऊपर एक चार्ज क्रिएट हो जाएगा, एक इंटेंसिटी क्रिएट होगी कि नहीं पैसे चले गए या पैसे आ गए, व्हाटएवर द थिंग्स आर बीइंग गोइंग ऑन। यहाँ पर एटम्स के साथ भी ऐसा होता है कि या तो एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं एटम्स से, या इलेक्ट्रॉन्स एटम्स हासिल कर लेते हैं और वो आयंस बनाते हैं। तो कैटायंस एनायंस, इनको कैटायन एनायंस क्यों कहते हैं, मैंने वीडियो के आगाज में ही आपको बताया था। तो लिहाजा एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ चार्ज ऑन इट, चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, और डेफिनेटली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को ही कहा जाता है। और ये निकलते हैं इलेक्ट्रॉन किसी एटम में आते हैं, इस वजह से इनको चार्ज पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। सो दीज आर चार्ज पार्टिकल्स, ये एटॉमिक स्टेट में है। अगर आप कहें कि सर जरा ग्रुप ऑफ एटम्स की यहाँ पे भी एग्जांपल दे दें, तो यहाँ पर मैं सल्फेट को नॉमिनेट कर देता हूँ, कार्बोनेट को नॉमिनेट कर देता हूँ, और इसके अलावा मैं फॉस्फेट को नॉमिनेट कर देता हूँ। तो देखें आपको नज़र आ रहा है कि इसमें 3 मैंने ग्रुप ऑफ एटम्स लिए हैं, इसमें टोटल 5 ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जिनके ऊपर चार्ज है सब पर, और यहाँ पे टोटल 4 हैं, इन पे भी चार्ज है, और यहाँ पे टोटल 5 हैं, इन पे भी कोई ना कोई चार्ज आपको नज़र आ रहा है। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ आयंस। अब चलते हैं डिफरेंस की तरफ, आखिर एटम में और आयन में आखिर क्या फ़र्क होता है। और स्टूडेंट्स यहाँ से आपको बोर्ड में ये सवाल आएगा कि व्हाट आर आयंस, गिव फ्यू एग्जांपल्स। तो ये 2 नंबर का सवाल है, इससे ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है ये। और बड़ी दफ़ा बोर्ड में सवाल आया कि एटम और आयन में फ़र्क करें, हर साल इस चैप्टर में से ये सवाल निकल जाता है। तो लिहाजा एटम और आयन में क्या फ़र्क होता है उस पर बात कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, बात करते हैं अब आपसे डिफरेंस की, एटम और आयन में क्या डिफरेंस होता है। और डेफिनेटली ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, एटम और आयन में फ़र्क करें इन द बोर्ड एग्जाम, और ये बड़ा अहमियत का हामिल सवाल है। तो समझ लेते हैं थोड़ा सा पॉइंट्स को, और आई होप कि आप इसको साथ साथ कॉपी पेंसिल निकाल के नोट डाउन भी करेंगे और याद भी कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि एटम के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। आपको पता है कि एटम एक न्यूट्रल स्पीशी होती है, तो ये एक डिफरेंस है, और ये एक चार्ज स्पीशी होती है, ठीक है। ये आपके डिफरेंस में तो नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि पहले आपको ये डिफरेंस कर दूं। इट्स अ न्यूट्रल स्पीशी, आप लिख सकते हैं इट इज अ चार्ज स्पीशी। ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं आपको कमेंट पास तो नहीं कर रहा यहाँ पे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। चार्ज स्पीशी मैंने आपको बताया था कि इसमें एटम में जब इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं या एटम से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो फिर वो चार्ज स्पीशी कहलाती है। एटम जो है इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम को देखा जाए तो एक छोटी शय है। एटम इज द स्मॉलेस्ट। एटम मींस नॉट कट, आ मींस नॉट, टर्म मीन कट। ये काटा नहीं जा सकता, इसको डिवाइड नहीं मजीद किया जा सकता। नो डाउट आज की स्टडीज में हमने एटम को भी तोड़ फोड़ दिया है, और उसमें अंदर से उसके जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं उसके भी ऊपर बड़ी रिसर्च कर ली है, लेकिन फिर भी आप कह लें कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। तो इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, यू कैन से, ठीक है। ये किसी भी कह लो कि आयन जो होता है आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट से मुराद है कि ये छोटी से छोटी शय होता है। जैसे लेट्स से दैट कि सोडियम क्लोराइड नमक है, उसको तोड़ा तो ये आयन पॉजिटिव निकला, नेगेटिव निकला, तो ये एक यूनिट जो निकला है छोटा सा यूनिट, या ये छोटा सा यूनिट, ये एक आयन कहलाएगा। और ये डेफिनेटली ये आपको पता है कि ये एक आयनिक कंपाउंड है। फिर फर्क है जी कि इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली मीन आज़ादाना तौर पे, आज़ादाना तौर पे ये रह सकता है या नहीं रह सकता स्टूडेंट्स। सम टाइम अगर मैं बात करूं आपसे नोबल गैसेस की, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सब वो गैसेस हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एटम्स हैं, रहते हैं, कोई टेंशन नहीं इनको किसी के साथ
बॉन्ड बनाने की और इकट्ठा रहने की। लेकिन समटाइम्स आप कह लो कि दे टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। कभी कभी दूसरे एटम्स की बात कर लो, लेट्स से दैट सोडियम, ऑक्सीजन, चलो ऑक्सीजन की बात कर लो, और ये हाइड्रोजन के साथ रहना पसंद करता है, सो दैट मेक्स वाटर। तो यहाँ पे देखो ये एटम जो है इंडिपेंडेंटली नहीं रह रहा, वो हाइड्रोजन के साथ रह रहा है, या आप हाइड्रोजन की बात कर लें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रह रहा है। लेकिन कभी कभी हीलियम, नियॉन ये हवा में होती हैं। हवा में 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, और फिर जो फीसद बच जाते हैं वो 1% है। 1% में ये सब गैसेस जो हैं वो आ जाती हैं, इनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। तो ये आज़ादाना तौर पे रह लेती हैं। तो वो ये कमेंट कर रहे हैं कि कैन और कैन नॉट, कि ये रह भी सकते हैं अकेले आज़ादाना तौर पे, या नहीं भी रहते, कंबाइंड शक्ल में रहते हैं और केमिकल पार्ट लेते हैं, रिएक्शंस करते हैं। जबकि आयंस की बात करें तो ये तो कभी भी आपको नहीं मिलेंगे इंडिपेंडेंट, ये कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये कभी भी अलहदा नहीं रह सकते। इनको हमेशा पंगे लेने की आदत है, यानी दे जस्ट रियली रिएक्ट विद अदर स्पीशीज। आयंस हमेशा दूसरे आयंस के साथ हमेशा इकट्ठे रहना चाहते हैं। सो दैट्स वाई मैंने यह लिखा कि कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज आयंस, और ये घिरे होते हैं ऑपोजिटली चार्ज आयंस। कहा जाता है कि सोडियम जो है वो कोई 6 क्लोरीन एटम्स के गिर्द घिरा हुआ होता है सोडियम क्लोराइड में, और जिस तरह 6 क्लोरीन एटम के साथ कैसे घिरा होता है, जैसे लेट्स से ये पेन ले लें और इसके ऊपर नीचे 2 अतराफ हो गए, दाएं बाएं ये हो गए आपके 4 अतराफ, ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे 6 हो गए ना। सो दैट मेक्स एन आइडिया। तो इस तरह सोडियम क्लोरीन से सराउंडेड रहता है। इन द सेम वे क्लोरीन भी सोडियम से जो है वो सराउंडेड रहता है, कि सोडियम भी उसके आगे पीछे दाएं बाएं सराउंडेड रहता है। क्लोरीन के भी गिर्द जाला है, सोडियम के गिर्द भी जाला है, तो एक ये क्रिस्टल बना के रहते हैं, उस क्रिस्टल को हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, उस क्रिस्टल को हम क्या कह देते हैं, क्रिस्टल लैटिस। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज आयंस। उसके बाद है जी इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जो शुरू में मैंने कह दिया, और इट हैज़ नेट चार्ज इधर नेगेटिव पॉजिटिव ऑन इट। तो बल्कि बिल्कुल अगर हम ये सिर्फ लिख दें कि दे आर न्यूट्रल इन देयर चार्ज पार्टिकल्स, तो वही ये वाला सेंटेंस तकरीबन मैच कर गया है। तो आप कह सकते हो कि इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये एटम्स हमेशा न्यूट्रल होते हैं, 9 में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, 9 में एटम्स में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। जबकि यहाँ देखा जाए तो दे हैव नेट चार्ज, नेगेटिव या पॉजिटिव उन पे चार्ज होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। सो मैंने आपको बताया भी था कि जो आयंस हैं दे आर कैटेगराइज एज कैटायंस, जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, और दे आर कैटेगराइज एज एनायंस, जो कि नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं। सो दे हैव पॉजिटिव और नेगेटिव एंटिटीज, ये आपने याद रखनी है। तो ये था जनाब हमारे पास आयंस केमिकल स्पीशीज में सबसे पहला टॉपिक, आयंस और कैटायन आयंस की कहानी सुनाई और कोशिश की आपको समझाने की। अब मैं चलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मॉलिक्यूलर आयंस, क्योंकि मैंने आपको बताया था केमिकल स्पीशीज में आयंस होते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं। फिर हमने एक मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी रिसर्च करनी है आज की इस वीडियो में, तो अभी थोड़ा टाइम है, अभी कहीं नहीं जाना। लेट्स टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर आयंस, ये क्या होते हैं और ये कैसे बन जाते हैं और ये कहाँ पर होते हैं, कहाँ पर कुदरत में मिलते हैं। जी तो स्टूडेंट्स बात करते हैं अब आपसे हम मॉलिक्यूलर आयंस की और फ्री रेडिकल्स की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बड़ा तगड़ा टॉपिक है, ये नहायत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में क्या सवाल आ जाता है जी, व्हाट आर मॉलिक्यूलर आयंस, मॉलिक्यूलर आयंस क्या होते हैं, एंड गिव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस, इनकी कुछ एग्जांपल्स दे दें, एंड हाउ दे आर फॉर्म, और ये बनते कैसे हैं। तो ये टॉपिक इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलर आयंस की कुछ नई बात हुई है। मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे कहा कि यार नाइट्रोजन पे जो है वो पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है N2 के ऊपर, तो ही वॉज लाफिंग। तो दरअसल उसने ये टॉपिक पढ़ा नहीं हुआ था, तो ही वॉज लाफिंग कि नहीं यार ऐसा नहीं होता, आई हैवंट हर्ड अबाउट इट। तो ये जो मैंने आपके सामने आयंस बनाए हैं, ये मोस्टली आपने कहीं ज़्यादा एग्जाम्पलिफिकेशन इनकी नहीं पढ़ी होती, तो ये बस इस टॉपिक के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। देखिए मॉलिक्यूलर आयंस आखिर होते क्या हैं।
चले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मेरे पास एक ये डिस्चार्ज ट्यूब है, एक जिस तरह आपने बल्ब देखा है या कोई पहले आपको पता है जिस तरह जो बल्ब आते थे उन्हें डिस्चार्ज ट्यूब्स कहते थे, ट्यूब लाइट्स जो आती थी उन्हें डिस्चार्ज ट्यूब्स कहा जाता था। आप यही समझ लें। उसके अंदर मैंने क्या किया, उसके अंदर मैंने अपनी मर्ज़ी की मनपसंद गैस डाल दी। ये हमारे पास जो साइड है इसे हम इलेक्ट्रोड कह देते हैं, ये भी एक साइड है। सो लेट्स से दैट कि ये एनोड है, लेट्स से दैट कि ये एनोड है, और लेट्स से दैट कि ये कैथोड है। और जब मैंने इसमें नाइट्रोजन डाली, लेट्स से दैट मैंने इसमें नाइट्रोजन डाल दी, पहले क्या किया मैंने सारी गैसें बाहर निकाल ली। अब मैंने फिर नाइट्रोजन डाल दी इसके अंदर, और मैंने यहाँ से इसको क्या कर दिया, सील कर दिया। मैंने यहाँ से इसको बंद कर दिया और मैंने इसका प्रेशर भी कम कर दिया। सो लो प्रेशर, अंदर का जो प्रेशर है वो मैंने 1 atm से जो है वो कम कर दिया। 1 atm प्रेशर होता है, नॉर्मल होता है ये। इस वक्त आपके फेफड़ों में भी 1 atm प्रेशर लग रहा है, लेकिन मैंने इससे भी कम कर दिया प्रेशर। अब सीन क्या हुआ, अब मैंने बेसिकली जब कैथोड पर यानी नेगेटिवली चार्ज साइड पर इसको देखा तो नाइट्रोजन में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन ने जाके नाइट्रोजन के एटम्स को टक्कर मारी। लेट्स से दैट वी हैव एटम ऑफ नाइट्रोजन, लेट्स से दैट ये हमारे पास का न्यूक्लियस है, ये उसमें इलेक्ट्रॉन है, और ये वो इलेक्ट्रॉन है जो कि बाहर से आया है। सो दैट इज कमिंग फ्रॉम द कैथोड, ये कैथोड से आया है। और इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन ने आकर इसको टक्कर मारी, और फिर क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन अब दोनों ये रहे यहाँ पे, यानी कि नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन ने आकर टक्कर मार दी, और मैंने देखा कि नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज हो गया हुआ है, और साथ उसके जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए हैं। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि भाई इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल को टक्कर मारेगा तो नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल भी चार्ज हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। सो दैट्स अ वेरी फिजिबल इक्वेशन। ये एक अच्छी इक्वेशन है जो आपको समझाई जा सकती है कि मॉलिक्यूलर आयंस कैसे बनते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूलर आयंस जो है वो बन जाते हैं जब गैसेस आर बम्बार्डेड, यानी मारा जाता है, बम्बार्डेड मीन मारा जाता है इलेक्ट्रॉन्स को गैसेस पर विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो मैंने इलेक्ट्रॉन मारा था यहां पर ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स था इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, और ये मैंने डिस्चार्ज ट्यूब ली हुई है जिसके अंदर मैंने सारा अमल किया है। सो दे आयनाइज टू गिव मॉलिक्यूलर आयंस, और फिर क्या होता है कि मॉलिक्यूलर आयंस जो है वो बन जाते हैं। So that makes an idea. So molecular ions क्या होते हैं? When a molecule loses or gain electrons, it forms molecular ions. So it forms molecular ions or forms molecular ions. They are positive negative species. Cationic molecular ions. अच्छा, आप molecular ions को students radicals भी कह सकते हैं. You can call them as a radical as well. So इनको anionic form में भी लिखा जा सकता है. ये हमारे पास कुछ cationic form में है. That is मीथेन मॉलिक्यूलर आयन, हीलियम मॉलिक्यूलर आयन, नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर आयन। इनको याद रखें क्योंकि इन्होंने आगे जाकर आपसे सवाल करने हैं, और जब ये सवाल करेंगे तो आपको जवाब नहीं आएंगे। तो अभी से याद रखें, इसको नोट डाउन करें, अपनी मेमोरी का हिस्सा बनाएं इसे। और फिर एनानिक मॉलिक्यूलर आयन तो बहुत से होते हैं, तो ये कार्बोनेट, सल्फेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, ये मैंने आपके सामने कुछ लिख दिए। और दिस इज द स्टोरी ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। बोर्ड में 2 नंबर का सवाल ही आपको आएगा, और अगर ये नहीं आता तो आपको एक और सवाल आएगा, दैट इज डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। चलें अब इसको भी समझ लेते हैं कि मॉलिक्यूल में और मॉलिक्यूलर आयन में क्या डिफरेंस होता है। जी तो स्टूडेंट्स बात करते हैं अब आपसे डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूल जो है इट्स अ वेरी नाइस टाइम टू एक्सप्लेन दिस थिंग। मॉलिक्यूल बेसिकली आप कह लें कि जो एटम्स होते हैं, ठीक है, एटम्स ये आपस में मिल जाते हैं। अब इनके मिलने के बहुत से तरीके होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो डोनेट करके आपस में मिलते हैं। लेट्स से दैट कि ये एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन इस बी एटम को दे दिया। कभी कभी ऐसा होता है, और फिर ये पॉजिटिव एटम हो जाता है, ये नेगेटिव एटम हो जाता है, और ये आपस में मिल जाते हैं। दे आर जस्ट बीइंग अट्रैक्टेड क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन गए। तो ये वैसे आप इसको मॉलिक्यूल तो नहीं बोलेंगे, जब इस तरह की मिलने को आप इसको मॉलिक्यूल नहीं, इसका फॉर्मूला यूनिट बोलेंगे। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि एटम्स जो हैं वो अपने दरमियान इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेते हैं।
तो फिर ये जो है एक इंडिपेंडेंट स्पीशी बन के रहते हैं। जैसे मीथेन एक मॉलिक्यूल है, पानी एक मॉलिक्यूल है, जिस तरह ग्लूकोज आपको पढ़ाया 12, ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा एटम्स हैं। तो आगे हमने मॉलिक्यूल पे बात करनी है, हमने मॉलिक्यूल की टाइप्स पे भी बात करनी है। सो आप कह सकते हैं कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का जो कि आज़ादाना तौर पे रह सकता है और अपनी सारे करैक्टरिस्टिक्स शो भी कर सकता है। यानी कि एक ऐसी स्पीशीज जो आज़ादाना रह रही है और अपने सारे करैक्टरिस्टिक्स शो कर रही है। ग्लूकोज है, उसका काम है मीठा करना, वो सफ़ेद कलर का नज़र आता है, तो ये सब उसके करैक्टर्स हैं ग्लूकोज के। और ग्लूकोज जो है वो आज़ादाना रह रहा है और अपने करैक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है। पानी भी आपको पता है कि इसका कोई टेस्ट, कोई स्मेल, कोई कलर नहीं है, लेकिन ये भी आज़ादाना रह रहे। और नो डाउट मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठे रह लेते हैं, दे जस्ट रियली मेक सम काइंड ऑफ अट्रैक्शंस, इसे मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस कहते हैं। और चैप्टर नंबर 4 भरा पड़ा है इन बातों से, वहाँ पर सारी बातें मैं आपसे तफसील से करूँगा, तो ये मैं आपको वो बातें तब बताऊँगा। सो अभी मैं आपसे यही बता रहा हूँ कि दे आर स्मॉलेस्ट एंटिटीज़, छोटे छोटे नन्हे पुन्ने से पार्टिकल्स। और अगर मैं मॉलिक्यूल के साथ बात करूँ मॉलिक्यूलर आयन की, तो ये उस वक्त बनते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज कर देते हैं। उसके बाद ये हमेशा न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये बड़ी काबिल गौर बात है। और ये हमेशा कोई ना कोई चार्ज रखते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। ये जब बनते हैं तो दे आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। जब मॉलिक्यूलर आयन है तो दे आर ऑल्सो फॉर्म बाय आयनाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, एटम्स और एटम्स आपस में मिल जाते हैं और मॉलिक्यूल बना देते हैं। और इसमें यह होता है कि ये बेसिकली एटम जो होते हैं उनमें हम इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करते हैं, और फिर ये कह लें ग्रुप ऑफ एटम्स, लेट्स से दैट ए बी कर लें इसको आप, तो ग्रुप ऑफ एटम्स हो गए ना, 2 एटम्स हो गए, इसको हमने इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड किया और ए बी ग्रुप पे पॉजिटिवली चार्ज आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ आयन। तो इस तरह भी होता है। सो इट इज़ अ रिएक्टिव स्पीशी, ये एक रिएक्टिव स्पीशी है। इट इज़ अ स्टेबल यूनिट, ये एक स्टेबल यूनिट है, ये कभी इतना रिएक्शन शो नहीं करते, इंडिपेंडेंटली रह रहे होते हैं, इसलिए तो स्टेबल है। क्योंकि स्टेबिलिटी इस बात की निशानदेही करती है कि कोई आज़ादाना रह रहा है। अगर कोई आज़ादाना रह रहा है तो वो स्टेबल है, तो रह रहा है ना, अदरवाइज तो वो किसी दूसरे और स्पीशीज़ के साथ रिएक्शन करे। जबकि ये रिएक्टिव स्पीशी है, ये आयंस कभी भी अगर बन जाते हैं तो दे डोंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जैसे मैंने आपको नेगेटिव आयंस बताए थे, सल्फेट, तो ये सोडियम के साथ जुड़ के रहेगा, ठीक है। सल्फेट अलग तो नहीं रह रहा ना, सोडियम के साथ जुड़ के रह रहा है ना, इट्स बीइंग लिविंग विद सोडियम थ्रू आउट हिज लाइफ, व्हाटएवर द लाइफ ऑफ सल्फेट इज। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ कि भाई क्या होते हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर आयन। 2 नंबर का सवाल, 3-3 4-4 लाइनें, 1 2 3 4 पॉइंट, 1 2 3 4 पॉइंट, इनको आप याद करें, 2 नंबर बोर्ड में पक्के करें अपने, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गई। डिफरेंस याद रखना है आपने, ठीक है। ये मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, वीडियो को 3 दफ़ा देख लें पीछे करके, ताकि आपको बार बार ये बात सुनाई देगी और आपको, आपका ब्रेन एक ऐसी चीज़ होता है जो चीज़ों को सुनता रहे ना, वो चीज़ें याद कर लेता है, इतनी बेहतरीन चीज़ है। और आज हमारा अलमिया ये है कि हम चीज़ों को याद करते हैं, समझते नहीं हैं, इसीलिए हम साइंस की रिसर्च में पीछे हैं आज। एंड आई होप कि आप मुझे समझ रहे हैं कि समझने की ज़रूरत है चीज़ों को। आई होप कि आप समझेंगे, राइट। अच्छा, एक चीज़ मैंने और भी आपको अनाउंस करनी है, वो ये है कि आप अगर कोई गलती निकालते हैं ना और कमेंट कर देते हैं गलती निकाल के, बड़ी जेन्युइन मिस्टेक होती है जिसको मैं पढ़ने के बाद आइडेंटिफाई करता हूँ और मैं ओके कर देता हूँ। तो आप कमेंट के साथ अपना नंबर, इजी पैसा, जैज़ कैश वाला मुझे दीजिएगा या बैंक अकाउंट दीजिएगा, आपको 50 रुपये बतौर नाम फ़ौरन दे दिए जाएंगे। ये अमूमन मैं क्लास में भी करता हूँ कि बच्चे अगर मेरी कोई गलती निकाल लेते हैं तो उसको प्राइज़ के तौर पे मैं 50 रुपये इनाम देता हूँ फ़ौरन, विदाउट एनी डिले। जब मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा इंशाल्लाह उसी वक्त आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट होगा, एक लाइफ लॉन्ग मेमोरी होगी कि आपने मेरे चैनल पे आके कोई गलती निकाली थी। और कोशिश करें सही गलती, बोंगियाँ नहीं मारनी, सर आपने पॉजिटिव में ई नहीं डाला, सर आपने पी स्मॉल क्यू लिखा, कैपिटल लिखना था। सो दीज आर नॉट काइंड ऑफ अ मिस्टेक्स। एक हो जाती है गलती, इंसान है, हमसे भी गलती हो जाती है, लेकिन मेरी अव्वलीन कोशिश होती है कि मैं कोई गलती ना करूं, स्पेशली आप लोगों को बताने के लिए, राइट। क्योंकि आपका एग्जाम प्रेशियस है, आपके बोर्ड के नंबर मेरे लिए बहुत अहमियत के हामिल चीज़ें हैं।
तो मैं नहीं चाहता आपका एक भी नंबर मेरी वजह से कटे, बल्कि मैं तो ये चाहता हूं कि आपके ढेरों से नंबर मेरी वजह से हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन पे बात की। अब हम समझते हैं फ्री रेडिकल्स की कहानी को। आखिर ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं और फ्री रेडिकल्स की बात करते हैं आपसे, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट फ्री रेडिकल्स। तो स्टूडेंट्स, फ्री रेडिकल्स का टॉपिक जो है समटाइम्स इम्पॉर्टेंट तो बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये वबाले जान होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये समझ में नहीं आता स्टूडेंट्स को कि आखिर ये फ्री रेडिकल्स क्या स्पीशी है। आयंस के बारे में समझ लिया, मॉलिक्यूलर आयंस भी समझ में आते हैं, ये फ्री रेडिकल्स क्या हैं, ये हैं क्या? आर दे रेडिकल्स, आर दे आयंस? द आंसर इज क्वाइट यस, कि ये भी एग्जिस्ट करने वाले रेडिकल्स हैं, आयंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, हम इसको थोड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, इसका नाम है मॉलिक्यूल का मीथेन। ठीक है, ये इसके मैंने बॉन्ड बना दिए, मीथेन, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ठीक है, और लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आखिर इसके साथ होता क्या है। ये हमारे पास जो एक लाइन होती है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को शो करती है। सो लेट्स से दैट कि ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेट्स से दैट ये हमारे पास 2 इसको एक इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से शो कर लेते हैं। सो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस से हो गए, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन डॉट से हो गए। ठीक है जी। अब होता ये है कि जो सूरज है, सूरज अपनी आबोताब से जो चमकता है तो वो कुछ शुआएं ज़मीन की तरफ भेजता है। इन शुआओं को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मतलब ये है कि ये काफ़ी किस्म की होती हैं। इनमें से हम एक ले लेते हैं यूवी। यूवी मीन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। अब ये जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं, ये बेसिकली कह लें कि मीथेन एक गैस है। लेट्स से दैट ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर ये गैस है। ठीक है, और ये सूरज की शुआएं आकर इस सिलेंडर के ऊपर पड़ती हैं, और इस सिलेंडर पे पड़ती हैं तो फिर सिलेंडर के अंदर आपको पता है छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स हैं मीथेन के, जो कि मैंने आपके सामने बनाया हुए। तो इस मॉलिक्यूल पे भी अल्ट्रा वायलेट आकर पड़ेगी, और जब ये अल्ट्रा वायलेट आकर इस इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को टच करती है, ये 4 इलेक्ट्रॉनिक जोड़े मैंने बनाए हैं, दीज आर नोन एज लोन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इनको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर्स, या आप इनको बॉन्ड पेयर्स भी कह सकते हैं। यू कैन कॉल देम एज बॉन्ड पेयर्स। तो अल्ट्रावायलेट जब आगे इसको टच करेगी तो ये जो बॉन्ड पेयर है इसको आके ये एनर्जी देगी, इसकी वाइब्रेशन बॉन्ड पेयर की बढ़ जाएगी और हाइड्रोजन मीथेन का हिस्सा नहीं रहेगा, हाइड्रोजन गेट अपार्ट। अब ये एक रेडिकल बन चुका हुआ स्टूडेंट्स। आप देखो कैसे ये ऐसे बन गया है रेडिकल, क्योंकि इसमें अब हमारे पास पहले ऑक्टेट था। ऑक्टेट क्या होता है कि कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे। लेट्स से जिसको वापस लेकर आता हूं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 और 2 और 2, 8। जब ये हाइड्रोजन दूर चला गया तो फिर हुआ ये कि ऑक्टेट ब्रेक हो गया। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन है और ये जोड़े हैं 3 और टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को आप कहेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 7 आपको पता है एक ऑड नंबर है। यहां पे हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन रहा और इसको भी आप कहेंगे एक भी ऑड नंबर है। ठीक है, एक भी क्या है, ऑड नंबर है, तो लिहाजा ये भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन्स है। इसी बात को हम इक्वेशन की शक्ल देने की कोशिश करते हैं। लेट्स से दैट हमारे पास मीथेन का मॉलिक्यूल था, अल्ट्रा वायलेट ने आके मीथेन को हिट किया। मीथेन अब मीथेन नहीं रहा, वो मिथाइल बन गया। आपको पता है कैसे बना, कि अल्ट्रा वायलेट ने आके टच किया, स्प्लिटिंग हुई। अब ये होमोलिटिक ब्रेकेज भी कहेंगे इसको हम। ये होमोलिटिक क्यों कहेंगे, क्योंकि देखो ये भी हो सकता था कि 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते, ये भी हो सकता था ना कि कार्बन, ये जो अल्ट्रा वायलेट आई है, जब ये हमारे पास इधर इलेक्ट्रॉन्स थे, राइट, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास इधर थे, तो अब ये मैं चेक कर रहा था वीडियो ब्लॉक तो नहीं होगी, तो
तो ये हमारे पास आके क्या होगा कि टच किया इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स भी स्प्लिट कर सकते थे ना ऐसे, लेकिन ऐसे तो नहीं हुआ। अब जो स्प्लिटिंग हुई है वो इक्वल हुई है, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इधर चला गया और एक इधर ही रह गया। इसे हम कहते हैं होमोलिटिक ब्रेकेज। होमोलिटिक मीन एक जैसी, इक्वल। तो ये बना मीथेन से मिथाइल, ये मीथेन है और ये मिथाइल, और साथ बन गया इसके हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है। तो क्या समझे, यही समझ में आया होगा कि मॉलिक्यूल टूट गया अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की मदद से। हिसाब लगाएं आप कि सूर्य से आने वाली शुआएं खतरनाक भी हैं, और ये जो हमारी ज़मीन है इसके गिर्द ओजोन एक गैस है, वो खतरनाक शुआओं को अंदर नहीं आने देती। अगर वो शुआएं अंदर आ जाएं तो आप भी मॉलिक्यूल के बने हुए हैं, पौधे भी मॉलिक्यूल के बने हुए हैं। बहुत मॉलिक्यूल्स हैं पौधों में और आप में। जिंदगी जितनी जमीन पे पनपती है मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। हवा में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और ये और वो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो ये सब मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, बहुत से फ्री रेडिकल्स बनेंगे अगर हालात खराब होते हैं। ये भी कंट्रोल्ड हालात में आपसे बात कर रहा हूं। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपको कि मॉलिक्यूल स्प्लिट कर जाता है, मॉलिक्यूल टूट जाता है अपने मुतलका रेडिकल्स में। अब ये ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मैंने डॉट लगा दिए। अब कोई इलेक्ट्रॉन इजाफी आया नहीं है, या एटम में से गया नहीं, मॉलिक्यूल में से गया नहीं है, स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है। तो लिहाजा स्प्लिटिंग ऑफ किस चीज की, स्प्लिटिंग ऑफ बॉन्ड पेयर की या इलेक्ट्रॉन पेयर की, जो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा रह रहा था इकट्ठा जब हाइड्रोजन कार्बन के साथ रह रहा था। मीथेन में ऐसा होता है। ऐसा आप HCl में भी कर सकते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। HCl में भी करके दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखें, हमारे पास ये क्लोरीन, इसके आउटर शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्रॉस से बना दिए और ये हो गया एक हाइड्रोजन। दैट बिकम्स HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब यहां पे भी अल्ट्रावायलेट आई, होमोलिटिक ब्रेकेज हुआ और हाइड्रोजन गेट अपार्ट। अब सीन क्या हो रहा है, HCl पे जब अटैक होता है, लेट्स से दैट HCl राइट, अटैक होता है किसका, अल्ट्रावायलेट का, तो सीन क्या हो रहा होता है, सीन ये हो जाता है कि जो क्लोरीन है वो अलहदा, ये देखो ऑड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। हाइड्रोजन भी एक ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनता है। ये होते हैं फ्री रेडिकल्स, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सो क्या होते हैं फ्री रेडिकल्स, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। ये एटम है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स हैं possessing odd number of electrons, unpaired electrons। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, ये पहले इकट्ठे थे तो ये पेयर्ड थे, ये पेयर्ड था ना। अब जब ये अलहदा हो गए तो दैट इज कॉल्ड अनपेयर्ड। ये पेयर अलहदा हो गया, अनपेयर्ड, इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। दैट मेक्स एन आइडिया। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। ये हमारे पास हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है, क्लोरीन फ्री रेडिकल है, मेथाइल फ्री रेडिकल है। ये इसकी बड़ी तगड़ी एग्जांपल्स हैं, आपने याद रखनी है। फिर ये भी क्वेश्चन, हाउ दे आर फॉर्म, यही मैं आपको सिखा रहा था। हाउ दे आर फॉर्म, दे आर फॉर्म बाय द होमोलिटिक ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड बिटवीन एटम्स। ये बॉन्ड बिटवीन एटम्स का होमोलिटिक ब्रेकेज हो गया है। और किस तरह हुआ है, हीट भी एब्जॉर्ब हो सकती है, लाइट एनर्जी भी एब्जॉर्ब हो सकती है। मैंने आपको यूवी एब्जॉर्ब करा के दिखाई है, तो ये लाइट एनर्जी और हीट से भी हो जाते हैं। अ फ्री रेडिकल इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव स्पीशी, इट हैज द टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, और ये अपना ऑक्टेट फिर पूरा करना चाहेगा और ये दोबारा मिल जाएंगे, दोबारा मीथेन बन जाएगा। ये हमारे पास जो सिलेंडर है मीथेन गैस का, इस पे जब अल्ट्रावायलेट आके हिट करती है, याद रखो फ्री रेडिकल बनता है और फिर दोबारा जुड़ जाता है, फिर बनता है। जब अल्ट्रावायलेट फिर हिट करती है फिर बनता है, स्प्लिटिंग फिर होती है, फिर जुड़ जाते हैं। ये जो मैं बातें आपसे कर रहा हूं ना, ये माइक्रो सेकेंड्स के अंदर होती हैं। ये बड़े कम अरसे के लिए रेडिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि इनकी लाइफ बड़ी कम है। माइक्रो सेकेंड्स के अंदर ये बनते हैं और फिर बन जाते हैं, टूटते हैं फिर बन जाते हैं, टूटते हैं फिर जुड़ जाते हैं। दीज थिंग्स आर हैपनिंग
तो हम इन्हें कह सकते हैं कि दे आर अ काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, रेडिकल्स, जो कि थोड़े से वक्त के लिए बनते हैं और फिर दोबारा अपनी असली हालत में आ जाते हैं। और ये चेंजिंग सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि हीट दे रहे हैं आप अल्ट्रावायलेट दे रहे हैं, तब ये एग्जिस्ट करते हैं। तो ये भी एक केमिकल स्पीशी है जिसका नाम है फ्री रेडिकल्स। इसमें आप इंपॉर्टेंट कहां पर पढ़ेंगे इनको आप देख सकते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि अगर आप मीथेन गैस में क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करें तो CCl4 बनेगा, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये एक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने के लिए आप इस फिनोमिनन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको यूज भी बता दिया, बहरहाल सिलेबस में नहीं। आपके सिलेबस में आपको बोर्ड में क्या सवाल आएगा, डिफाइन फ्री रेडिकल, एग्जाम्पलीफाई। आपकी बुक में इक्वेशंस दी हुई हैं तो आपने इक्वेशंस भी बनानी है। 2 इक्वेशंस दी हैं उन्होंने आपको, एंड आई होप कि आपको ये याद रहेगा। और ये कैसे बनते हैं ये भी एक सवाल आपको बोर्ड में आ सकता है। तो ये एक लाइन है, बस ये बड़ी तगड़ी लाइन है, इसको आपने याद रखना है। एक मैं आपसे नेक्स्ट अभी मैं जो बात करूंगा वो बेसिकली डिफरेंस है बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। आखिर आयंस में और फ्री रेडिकल्स में क्या फ़र्क होता है? डेफिनेटली बहुत फ़र्क है, मैंने आपको बताने की कोशिश की है वैसे फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। तो ये जो आयंस है ना, याद रखो कि जब आयंस ज़्यादा सारे रह रहे हों, उस आयंस के रहने की जगह को प्लाज्मा कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ट्यूबलाइट है, तो ट्यूबलाइट के अंदर आपको क्या मिलेगा? प्लाज्मा मिलेगा। अब प्लाज्मा क्या है? आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। आपने पढ़ा ना कि सॉलिड होते हैं, मैटर जो है वो सॉलिड है, मैटर जो है वो लिक्विड है, मैटर जो है वो गैस है। तो आज सुन लें, मैटर जो है वो प्लाज्मा भी है। प्लाज्मा क्या है? आयोनिक स्टेट। यही बात भूलनी है आपने कि प्लाज्मा एक आयनिक स्टेट है। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं आपसे कि आखिर क्या फर्क है आयंस में और फ्री रेडिकल्स में। और ये भी एक 2 नंबर का सवाल बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता है जो हम तैयार करेंगे जी। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं अब आपसे केमिकल स्पीशीज में डिफरेंस की बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। स्टूडेंट्स ये 2 नंबर का सवाल बोर्ड में काफी दफा आया भी हुआ है, तो लिहाजा इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, तो आपने फोकस नहीं ब्रेक करना अपना। मैंने आपको बहुत कुछ बताया अबाउट फ्री रेडिकल्स कि ये एक ऐसे रेडिकल्स होते हैं जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से बनते हैं, जिन पर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनको डॉट से उनके सिंबल के ऊपर लगाकर शो किया जाता है। जबकि मैंने आपको बताया आयंस के बारे में कि आयंस तो सिर्फ एक ऐसी स्पीशीज होते हैं जो कि शायद इलेक्ट्रॉन्स के गेन करने से और लूज करने से पैदा होते हैं। फर्क क्या है इनमें? ये बेसिकली एटम्स हैं जो बेयर सम चार्ज रखते हैं। यानी लेट्स से दैट कि सोडियम है पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, और यहां से अगर हम देखें तो ये एटम्स हैं जिनके ऊपर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हाइड्रोजन के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर शेल में, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल में। और इस तरह से मैंने एक ग्रुप ऑफ एटम्स वाला भी आपको फ्री रेडिकल बताया था, CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल। इसका इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी, आपने जैसे बनाना होगा, सो इट्स योर चॉइस। फिर जी के एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन और इन क्रिस्टलाइन लेटिस। ये आपको आयंस जो हैं या तो सॉल्यूशन में मिलेंगे, ठीक है, दे आर एग्जिस्टेड इन सॉल्यूशंस, या फिर आपको ये क्रिस्टल लैटिस बनता हुआ नजर आएगा। आपको एक स्ट्रक्चर है, उसमें आपको ये एग्जिस्ट करते हुए नजर आएंगे। तो दे एग्जिस्ट इन क्रिस्टल लैटिस, लाइक ये मैं सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लैटिस आपको बना के दिखा रहा हूँ, और ये आयंस की शक्ल में भी हो सकते हैं। लेकिन अगर इनकी बात करें तो ये सॉल्यूशंस में एज वेल एज हवा में भी मिलेंगे आपको, ये सॉल्यूशंस में भी मिलेंगे, ठीक है, दे आर फ्री रेडिकल्स, ये आपको सॉल्यूशन में भी मिलेंगे। और इसके अलावा जो ज़मीन है उसके गिर्द आपको पता है हवा का गिलाफ है, उसमें भी आपको फ्री रेडिकल्स बेतहाशा मिलेंगे। स्पेसिफिकली मैं नाम लूंगा क्लोरीन फ्री रेडिकल का। क्लोरीन फ्री रेडिकल हवा में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। फिर देयर फॉर्मेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी कि इनकी इसको लाइट लगा दें आयंस को, या आप लेट्स से दैट कि क्रिस्टल लैटिस है, ये आयनिक स्टेट है, इसको आप लाइट लगा दें, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि इनका तो बनना ही लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, ये लाइट और हीट,
हीट भी लिख लें। सो दे मे फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट, यानी कि लाइट जो है इनको बना सकती है हवा में, या एक सिलेंडर है उसमें आपने गैस डाली हुई है, तो अमूमन ये मॉलिक्यूलर नेचर, ये गैशियस फॉर्म में ज़्यादा ही बनते हैं। आप कह लें कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये गैशियस फॉर्म में ज़्यादा बनते हैं, और ये जो आयंस होते हैं ये आपको लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा मिलेंगे, और सॉलिड फॉर्म में भी आपको ये ज़्यादा मिलेंगे। सो ये मैंने एक आपको फ़र्क कर दिया। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डिफरेंस था। अब हम चलते हैं इस केमिकल स्पीशीज़ के लास्ट टॉपिक की तरफ, फिर हम टेस्ट योर सेल्फ को भी हल करेंगे, टेस्ट योर सेल्फ 1.5 को। तो लिहाजा अभी हम बात करते हैं आपसे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की, कि आखिर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जी स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आपसे अब केमिकल स्पीशीज में मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल स्पीशी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल को आपने इग्नोर नहीं करना। मॉलिक्यूल बेसिकली कह लें कि एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने अपने दिमागों में आज इस लेक्चर के बाद बिठा लेनी है। मॉलिक्यूल कह लें कि ग्रुप ऑफ एटम्स को कह सकते हैं आप, ग्रुप ऑफ एटम्स लिविंग टुगेदर, यानी ग्रुप ऑफ एटम्स जो हैं जो इकट्ठा रह रहे हैं, दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ मॉलिक्यूल्स। बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं, जिस तरह पौधों के लिए एक लाइफ मॉलिक्यूल है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बगैर पौधे जिंदा नहीं रह सकते, दे विल गेट डाइड। और इंसानों के लिए या जानदारों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, दैट इज ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल्स दो किस्म के हैं, माइक्रो और मैक्रो, यानी कि माइक्रो भी हैं। माइक्रो मीन छोटे मॉलिक्यूल, नन्हे पुन्ने पिद्दे पिद्दे से, जैसे फॉर एग्जांपल ये 3 एटम्स वाला मॉलिक्यूल है, ये 2 एटम्स वाला मॉलिक्यूल है। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी हैं, जैसे मैं एक आपको प्रोटीन का नाम बताता हूं, हीमोग्लोबिन। तो इसमें तकरीबन 10,000 एटम्स इकट्ठे रहते हैं, 10,000 एटम्स लिव टुगेदर। तो इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मैंने एक छोटा सा यहाँ डॉट लगाया है, तो इस डॉट में 1 मिलियन एटम्स हो सकते हैं। 1 मिलियन एटम्स, 1 मिलियन एटम्स का मतलब है 10 लाख एटम्स। अगर ये डॉट मैंने ग्रेफाइट की पेंसिल का लगाया है, ग्रेफाइट यानी सिक्के का, आपकी कॉपी पे आप डॉट लगाओ ना अभी ग्रेफाइट की पेंसिल से, सिक्के वाली पेंसिल है, तो उसमें कार्बन तकरीबन 10 लाख कार्बन गिरेंगे उसके अंदर, एक डॉट के अंदर 10 लाख कार्बन गिरेंगे। हिसाब लगाओ कि आप ये मॉलिक्यूल्स 10,000 एटम वाले भी हैं, फिर 1-2, इनके बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, और इनको हम कहते हैं केमिकल स्पीशी। पहले भी मैंने आपको केमिकल स्पीशी समझाई, जिसमें मैंने आपको बताया कि आयन केमिकल स्पीशी है, जिसमें कैटाइंस हैं, एनाइंस हैं। फिर मैंने आपको केमिकल स्पीशी में समझाया अबाउट दी मॉलिक्यूलर आयन। फिर मैंने आपको फ्री रेडिकल्स के बारे में भी बताया, फ्री रेडिकल्स भी एक केमिकल स्पीशी हैं। अब मैं आपको मॉलिक्यूल को रिस्पेक्ट दे रहा हूं कि आपने आयंस को तो दे ली रिस्पेक्ट सारी 3 कैटेगरीज में, अब मॉलिक्यूल्स और उनकी टाइप्स को भी केमिकल स्पीशीज कहते हैं। तो ये कैसे बनते हैं? ये केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स की मदद से बनते हैं, यानी एटम्स आपस में मिल जाते हैं और इन्हें बना लेते हैं। और ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी सब्सटेंस का। आपको याद होगा जब मैंने सब्सटेंस आपको क्लासिफिकेशन की थी, मैंने कहा था कि जो मैटर है या तो वो प्योर फॉर्म में है तो सब्सटेंस है, या तो फिर वो इम्प्योर फॉर्म में है तो वो क्या है, मिक्सचर है। और सब्सटेंस मैंने कहा था कि 2 किस्म का हो सकता है, सब्सटेंस एलिमेंटल सब्सटेंस हो सकता है या वो कंपाउंड हो सकता है। तो आप कह लें कि जो सब्सटेंस है कंपाउंड है, कंपाउंड में आ जाएं आप तो कंपाउंड में भी मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, एलिमेंटल फॉर्म में भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। ये एलिमेंट है क्योंकि इसमें दोनों एटम एक जैसे हैं, ये मॉलिक्यूल भी है। और ये एक कंपाउंड, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, बल्कि इसको सॉरी आप कंपाउंड नहीं कहोगे क्योंकि कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में इकट्ठे रहते हैं। सो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये भी हमारे पास मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल्स आर बेसिकली एटम्स का इकट्ठा रहना, राइट।
कोई ग्रुप्स बना लेते हैं एंड दे लिव टुगेदर. सो इट शोज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, और सारी जो उनकी खास प्रॉपर्टीज हैं वो शो करती हैं, और ये आज़ादाना तौर पर रहते भी हैं. इनकी अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं तो दो हिसाब से क्लासिफिकेशन करूंगा. एक तो मैं नंबर ऑफ एटम्स को लेकर करूंगा क्लासिफिकेशन, एक मैं क्लासिफिकेशन करूंगा टाइप ऑफ एटम्स को लेकर. मतलब होमो एटॉमिक भी हो सकते हैं, ठीक है, होमो एटॉमिक भी हो सकते हैं और हेट्रो एटॉमिक भी हो सकते हैं, ठीक है. और नंबर ऑफ एटम्स को लेकर मैं इनको ये कह सकता हूं कि ये दे कैन बी ऑफ एक एटम के मॉलिक्यूल्स, दे आर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, या फिर दो एटम्स के मॉलिक्यूल्स, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. डाई का मतलब दो होता है, मोनो का मतलब एक होता है. और इसी तरह से ट्राई एटॉमिक भी हो सकते हैं, यानी तीन एटम्स इकट्ठे रह रहे हैं तो ट्राई एटॉमिक, या फिर टेट्रा एटॉमिक यानी चार एटम इकट्ठे रह रहे हैं, पांच एटम इकट्ठे रह रहे हैं, छह एटम इकट्ठे रह रहे हैं, एंड आई डोंट नो सात एटम इकट्ठे रह रहे हैं. तो काउंटिंग में तो देखें ना, ये टेट्रा होता है, टेट्रा मीन चार, पेंटा मीन पाँच, पेंटा एटॉमिक, हेक्सा मीन छः, हेक्सा एटॉमिक, हेप्टा मीन सात, हेप्टा एटॉमिक, ऑक्टा मीन आठ, ऑक्टा एटॉमिक, नैनो मीन 9, नैनो एटॉमिक, और डेका मीन 10, डेका एटॉमिक. इन सबको हम एक ही नाम दे देते हैं, पॉली एटॉमिक. तो पॉली एटॉमिक का मतलब ये होगा कि बहुत सी, पॉली मीन्स बहुत सी, तो बहुत से एटम वाले मॉलिक्यूल्स, यानी कि हम एक और कैटेगरी बना लेते हैं पॉली एटॉमिक. 3 तक तो हम नॉमिनेशन दे देते हैं. और फिर अब नंबर ऑफ एटम्स को लेकर तो मैंने बता दिया, टाइप ऑफ एटम्स को लेकर यानी सेम एटम्स वाले होंगे तो यू नो होमो एटॉमिक, डिफरेंट एटम्स वाले मॉलिक्यूल होंगे तो यहां पर क्या लफ्ज लिखूंगा, डिफरेंट. तो अब ऐसा करते हैं कि इनकी एग्जांपल्स भी थोड़ी स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, इनकी एग्जांपल्स को भी थोड़ा स्टडी कर लेते हैं. ये मैंने टेबल सा बना दिया ताकि आपको समझाने में ज़रा आसानी हो जाए. तो यहाँ से आप होमो एटॉमिक की कैटेगरी देख लें. एक एटम वाला होमो एटॉमिक में हमने अब बनाना है, ठीक है. तो इसमें आप बना लें, लेट्स टॉक अबाउट नोबल गैसेस. नोबल गैसेस में आप ले लें ऑक्सीजन, सॉरी हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन. ये अमूमन अकेले अकेले ही रहते हैं, तो ये मोनोएटॉमिक भी होते हैं, ठीक है, एक एटम वाले मॉलिक्यूल भी होते हैं, और होमो भी सेम ही है ना सारे. मतलब लेट्स से दैट आपके पास ये एक जार है, इसमें सिर्फ हीलियम है और सारे हीलियम के एटम है, एक एक एटम इकट्ठे रहे हैं तो दे मेक अ मॉलिक्यूल काइंड ऑफ अ थिंग. एक में हेट्रो की कोई एग्जांपल नहीं होगी. डायटॉमिक में आ जाए, दो एटम वाले तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है. और ये बल्कि होमो में लेनी है अभी आपने, तो होमो में आप ऑक्सीजन ले लें, ठीक है, होमो की बात कर रहे हैं ना अभी, होमो में ऑक्सीजन ले लें, और हेट्रो में आप कार्बन मोनोऑक्साइड ले लें. फिर ट्राइटॉमिक में आ जाएं, ट्राइटॉमिक में आप होमो में ओजोन को ले लें और यहाँ पे पानी को ले लें. इसी तरह से आप पॉलीटॉमिक में आ जाएं, पॉलीटॉमिक में सल्फर के 8 एटम्स इकट्ठे रह लेते हैं, फॉस्फोरस के 4 एटम्स इकट्ठे रह लेते हैं, होमो में ले लें ये एग्जाम्पल्स को पॉलीटॉमिक में, और यहाँ पर आप ले लें सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है. तो इस तरह जो आपकी बुक में और एग्जाम्पल्स हैं वो भी मैं आपको सब बता देता हूँ. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें डायटॉमिक में मैंने क्लोरीन का इजाफा कर दिया और हाइड्रोजन का, क्योंकि इसमें आपको नज़र आ रहा है ऑक्सीजन जो है वो इकट्ठा रह रहा है, दैट इज़ होमोएटॉमिक. क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना के इकट्ठा रह रहा है, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाकर इकट्ठा रह रहा है. यहाँ पे HCl जो है वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाकर इकट्ठा रह रहा है, और यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाकर इकट्ठा रह रहा है, तो ये हेट्रो में आ जाएंगे. तो होमोएटॉमिक दे आर काइंड ऑफ अ मॉलिक्यूल्स जो कि सेम एटम्स रखते हैं, और डिफरेंट अगर एटम्स रखते हैं तो वो हेट्रो में आ जाएंगे. ओजोन में देख लें आप, और यहाँ पर आप वाटर ले लें, ये मैं स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ इनके. कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देख लें, सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, होप आपको नज़र आ रहा है. सो उसके बाद ये पॉलीएटॉमिक में आ जाएं. पॉलीएटॉमिक में S8P4 होमो की एग्जांपल होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, मीथेन गैस, ग्लूकोज, अमोनिया, ये हमारे पास हेट्रो की एग्जांपल में आएंगे. सो
मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्रायटॉमिक, पॉलीटॉमिक ये याद रखिएगा, होमोटॉमिक, हेटेरोटॉमिक ये याद रखिएगा। एटम्स के लिहाज से ये इनकी टाइप्स हैं और टाइप ऑफ एटम्स के लिहाज से ये इनकी टाइप्स हैं। तो दो लिहाज से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स की, होमोएटॉमिकली, हेटेरोटॉमिकली और या नंबर ऑफ एटम्स की बुनियाद पर। तो इसमें आपने ये लाजमी सवाल तैयार कर लेना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोटॉमिक, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, गिव एग्जांपल्स। एग्जांपल्स नोट डाउन कर लें अभी। और इसके अलावा आप ये भी सवाल आ सकता है कि क्लासिफाई मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। तो आप नंबर ऑफ एटम ये हेडिंग लगाकर, आप बेशक ये ना लगाइएगा फिर हेडिंग, तो ये सारे इनमें लिख सकते हैं। ये भी सवाल आ सकता है व्हाट इज मॉलिक्यूल, तो आप कह सकते हैं फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टीज एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो ये बातें आपने याद रखनी है। सो ये हमारे पास था आज मॉलिक्यूल्स की टाइप्स पे टॉपिक। अब हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं टेस्ट योरसेल्फ 1.5। जी स्टूडेंट्स, बात करते हैं अब आपसे हम टेस्ट योरसेल्फ 1.4 की। और इसमें जो है सबसे पहला क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग्स एज डायटॉमिक, ट्रायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। आपने इनमें से पहचानने हैं कि कौन से हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी दो एटम्स वाले मॉलिक्यूल्स आपने पहचानने हैं। इसके अलावा ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल्स और इसके अलावा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो लेट्स जस्ट ट्राई दिस थिंग। ये हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, और आपको पता है कि इसमें बहुत से आपको एटम्स नजर आ रहे हैं, तो ये कैटेगराइज होगा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड पॉलीएटॉमिक में जाएगा। ये जो मॉलिक्यूल है हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस, और ये मॉलिक्यूल स्टूडेंट क्योंकि दो एटम्स पर मुश्तमिल है और इसे हम लिखेंगे यहाँ पे। और एक और मैं बात पता चलूँ, ये हमारे पास हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा क्योंकि इसमें सब एटम्स आपस में मुख्तलिफ हैं, एलिमेंट्स मुख्तलिफ हैं, इसमें एलिमेंट एक ही है, तो लिहाजा ये होमो एटॉमिक होगा। तो एक चीज़ मैं आपको इजाफी और बता रहा हूँ। अब अगर हम इसकी तरफ देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एक मॉलिक्यूल है और इसमें दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, तो आपको पता ही होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा हमारे पास ट्राइएटॉमिक में, क्योंकि इस दो ऑक्सीजन है और एक कार्बन है, तो दैट इज बेसिकली ट्राइएटॉमिक, और ये हेटेरो की कैटेगरी में आएगा, हेटेरो एटॉमिक होगा ये। फिर हम देखेंगे इस तरफ HCl, इसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्योंकि दो एटम्स हैं और दोनों मुख्तलिफ हैं, तो ये हेटेरो होगा। HCl डायटॉमिक में आएगा क्योंकि दो एटम्स हैं, और हेटेरो होगा क्योंकि दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट हैं। फिर हमारे पास आता है कार्बन मोनो, कार्बन मोनोऑक्साइड इसको हम बोलेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये भी दो एटम्स वाला मॉलिक्यूल है और ये भी दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, कार्बन ऑक्सीजन है इसमें, तो ये भी हेटेरो की कैटेगरी में आएगा और डायटॉमिक की कैटेगरी में आएगा। और उसके बाद हमारे पास ये मॉलिक्यूल है जिसमें 6 और 6 12 एटम्स हैं, तो पॉली में आ जाएगा और इसका नाम है बेंजीन। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है स्टूडेंट्स। सो दैट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। और इसको अगर आप कहें कि सर एटम्स को करके दिखाएं, तो यहाँ डबल बॉन्ड होंगे, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे इसमें, और यहाँ पर आप हाइड्रोजन लगा लें, 6 हाइड्रोजन लग, कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं तो 6 हाइड्रोजन भी लग जाएंगे। सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। और ये आएगा आपके पास C6H6 हेटेरो की कैटेगरी में आएगा ये, और पॉलीएटॉमिक होगा। फिर आता है लास्ट में हमारे पास H2O, ये 3 एटम्स पर मुश्तमिल है और हेटेरो की कैटेगरी में आएगा। सो वी जस्ट टेक इट हियर एज वाटर, और ये भी हेटेरो की कैटेगरी में ट्राइएटॉमिक होगा ये। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के सिर्फ 2 ही सवाल थे, पहला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग था, दूसरा क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। इसमें सवाल किया जा रहा है कि आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है हमने कैटाइंस को। ठीक है, कैटाइंस आप याद रखिएगा, दे आर दी पॉजिटिवली चार्ज आयंस, और जो एनायंस होते हैं दे आर दी नेगेटिवली चार्ज आयंस। फ्री रेडिकल्स
इसके ऊपर मैंने काफ़ी भरपूर बात की आपसे लेक्चर के अंदर, तो लिहाजा इसको लेक्चर को ज़रा लाजमी सुनिए। अभी डिस्क्रिप्शन पे देखें जाके, मैंने चैप्टर्स बनाए हुए हैं, तो क्लिक करें, फ्री रेडिकल्स को देखें। फिर मॉलिक्यूलर आयंस ये पहचानने और मॉलिक्यूल्स पहचानने। सो देयर आर 5 कैटेगरीज: कैटायन, एनायन, ये सारी केमिकल स्पीशीज कहलाती हैं स्टूडेंट्स। फ्री रेडिकल्स, मॉलिक्यूलर आयंस और लास्ट में मैं लिखूंगा मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे पास कवर हो रहा है बोर्ड, और ये मैंने अब आपको कैटेगराइजेशंस बना दी हैं। 5 केमिकल स्पीशीज हैं जिसके बारे में हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किया है, केमिकल स्पीशीज, और इम्पोर्टेंट बोर्ड में आने वाले तमाम सवालात हमने किए हैं। तो अब जानते हैं, अब ये हमारे पास सोडियम है, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है, तो ये कैटायन है, हम सोडियम आयन कहते हैं, सोडियम आयन। और ये है ब्रोमीन, उसके ऊपर डॉट लगा हुआ है, ये इसकी निशानी है कि ये एक फ्री रेडिकल है। सो ब्रोमीन जिस पे भी डॉट नजर, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, फ्री रेडिकल होता है, तो ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल कहलाएगा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। उसके बाद आपको नजर आ रहा है ये एक मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है, तो मॉलिक्यूल पे चार्ज हो तो मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। सो N2 पॉजिटिव, ये होगा नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूलर आयन, नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास आएगा जनाब क्लोरीन, ये एक मॉलिक्यूल है, इसे हम क्लोरीन गैस कहते हैं, क्लोरीन गैस। उसके बाद हमारे पास एक रेडिकल आएगा, दैट इज कार्बोनेट। इसको आप जो है नेगेटिवली चार्ज भी कहेंगे, तो ये एनायन की कैटेगरी में आएगा। तो कार्बोनेट जो है वो 2 नेगेटिव है, तो ये एक एनायन है और ये कार्बोनेट आयन कहलाएगा, कार्बोनेट आयन। स्टूडेंट्स इसको वैसे मॉलिक्यूलर आयन भी कहा जा सकता है, और इसके ऊपर आप कमेंट करें कि इसको यहाँ पर लिखना मुनासिब रहेगा कि यहाँ पर लिखना। वैसे मैंने आपको एनायन की कैटेगरी में इसको लिख कर दिया है। उसके बाद हाइड्रोजन नेगेटिव है, ये एक नेगेटिव रेडिकल की कैटेगरी में जाएगा, तो लिहाजा ये भी एनायन ही कहलाएगा, H नेगेटिव भी एनायन कहलाएगा। इसका नाम है हाइड्राइड आयन। उसके बाद हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन गैस, इसे हम ऑक्सीजन गैस कहेंगे। और फिर लास्ट में हमारे पास ये भी एक मॉलिक्यूल, बल्कि ये भी एक आयन है जो कि एक नेगेटिवली चार्ज आयन है, O2 नेगेटिव, दैट इज ऑक्साइड आयन। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, एंड आई होप सो कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। स्टूडेंट्स केमिकल स्पीशीज के ऊपर ये वीडियो थी, एंड आई होप सो आपको पसंद आई होगी। इफ यस तो सब्सक्रिप्शन मस्ट है, अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली लो काइंड ऑफ बॉन्डिंग विद यू, एंड आई होप कि आप सब्सक्राइब करेंगे। और इसके अलावा आप जो है मज़ीद इंपॉर्टेंट सवालात के लिए, नोट्स के लिए इस प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में जाकर सारे नोट्स फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। एक छोटा सा निशान होता है वीडियो के नीचे इस तरह का, उस पर क्लिक करेंगे, इस वीडियो के चैप्टर्स बने हुए आ जाएंगे और कुछ लिंक्स मिलेंगे आपको जिससे आप पूरी बुक की वीडियोस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करें, और अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे एक लिंक नज़र आएगा, लिखा होगा 9th केमिस्ट्री, उस पर क्लिक करेंगे लिंक पे, तो आपको पूरी बुक की वीडियोस मिल जाएंगी इस पर जो हमने बनाई हुई हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना है, इस चैनल का भी अपना भी, और हमेशा कोई ना कोई अच्छी काविश करते रहें अपनी ज़िंदगी में। अल्लाह हाफ़िज़।